सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विथ हेमंत। सो दोस्तों, लास्ट 3 सेशंस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जिसमें हमको नई नई चीज़ें सीखने को मिली है कि टीडीएस क्या होता है, किनको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, लाइक दैट। अब दोस्तों, हम अपनी उस नॉलेज सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और साथ में कुछ नए सेक्शन जो हैं हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ना आपको एक टीडीएस के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। टीडीएस टॉपिक जो है आपका 10 से 15 मार्क्स, मैंने कहा 10 से 15 मार्क्स, टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रोविजन है वो टीडीएस ही है दोस्तों। तो टीडीएस के प्रोविजन जो है अगर आपने अपने फिंगर टिप्स पे रखें और टीसीएस के प्रोविजंस भी आपने याद कर ली, ज्यादा नहीं है, 3 4 5 सेक्शन ही है, ठीक है ना। और एडवांस टैक्स भी रादर बस एक लेक्चर का डिस्कशन। अगर आपने इन सब चीजों को अपने माइंड में रख लिया दोस्तों, तो 10 से 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए एग्जाम में। आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। आपको ये चीजें जो है रिटर्न 2 2 मार्क्स के बिट्स में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं, एग्जाम का एक क्लीन टॉपिक है, तो कृपया आप इसको जो है थोड़ा सा दिमाग में रखिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, देखो हार्डली, मतलब मैं अगर बोलूंगा तो कितने आवर्स का कंटेंट आएगा, हार्डली ये आपका कंटेंट आएगा कुछ 2.5 से 3 घंटे का कंटेंट है। 2.5 से 3 घंटे का, 4 घंटे का अगर कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, उस कंटेंट में अगर आपका एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स कवर होता है तो मुझे लगता है कोई लॉस नहीं है, मुझे लगता है बिल्कुल भी लॉस नहीं है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम माई डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट sections on the TDS. In the yesterday's session, we have covered a lot of sections. Just for the quick recap and the quick memory, I'm just remembering the section number, or by recalling the section number to you. So please be with me in this. Okay. तो सबसे पहले हमने जो सेक्शन पढ़ा था उसमें दोस्तों, लास्ट सेशन में सबसे पहला सेक्शन क्या था दोस्तों, बोलिए आप लोग बोलिए। सर सबसे पहला आपने सेक्शन कौन सा पढ़ाया था सर? सेक्शन आपने 194। दोस्तों बोलिए बोलिए, कौन सा सेक्शन? 194। मैं आप लोग से जवाब चाहता हूँ, भाई मुझे तो पता है कौन सा सेक्शन मैंने पढ़ाए थे, मैं आप लोग से जवाब चाहता हूँ कि मैंने कौन सा सेक्शन पढ़ा रखे, मुझे ये जानना है। सर आपने ना हमको बहुत सारे सेक्शन पढ़ाए, सबसे पहले आपने मुझे सेक्शन नंबर 192 पढ़ाया, फिर 192 ए पढ़ाया, फिर 193 पढ़ाया, फिर 194 डिविडेंड का सेक्शन पढ़ाया सर, फिर 194 ए पढ़ाया सर, फिर 194 बी पढ़ाया सर, फिर आपने 194 डबल बी पढ़ाया सर, फिर आपने 194 बी ए पढ़ाया सर, फिर आपने 194 सी पढ़ाया सर, फिर आपने 194 डी पढ़ाया सर, फिर 194 आपने जी पढ़ाया सर, फिर आपने 194 एच पढ़ाया सर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 194, 194 डीए, लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी का जो प्रीमियम होता है दोस्तों, हमने वो अमाउंट, वो चीज डिस्कस की थी। फिर हमने सर एक ना सेक्शन आपने पढ़ाया था के फॉर कोटक, दैट इज म्यूचुअल फंड, ठीक है। फिर आपने ने एक छोटा सेक्शन और पढ़ाया था सर, जो आपका क्या बोलते हैं 194 आई ए करके एक सेक्शन आता है। फिर आपने 194 आई भी पढ़ाया था, आपने 194 आई पढ़ाया था, आपने 194 जे पढ़ाया था, ठीक है। और इसी तरह हमने जो है कल का सेशन अपना फिनिश किया था दोस्तों। आज हमको अपना नया टॉपिक चालू करना है जिसका नाम है सेक्शन 194 एम। देखो दोस्तों, एम को आप कैसे रिमेंबर रख सकते हैं दोस्तों, आप एम सेक्शन एम एम को मीनिंग करके आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, ये जो सेक्शन है ना, ये एप्लीकेबल कब होता है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। देखो हमने ना 194 ए पढ़ा, ठीक है, 194 सी पढ़ा, 194 एच, 194 जे। अब दोस्तों क्या होता था, 194 एच, 194 जे, ठीक है, 194 एच, 194 जे, 194 सी में ना एक चीजें लिखी हुई थी, वहां ऐसा लिखा हुआ था कि अगर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जिसकी टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट तक है, उसको टीडीएस उस सेक्शन में डिडक्ट नहीं करना। दोस्तों आपको याद होगा, ऐसे ही सिमिलर नेचर ऑफ सेक्शन जो था, सेक्शन 194 आई था, उसका एक सबसेट सेक्शन नंबर था जिसमें वैसे इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, वैसे वैसे इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, देखो ये ऊपर में जो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने लिखा है कि ऐसे इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जिसकी टर्नओवर जो है
एक सर्टेन लिमिट तक थी, वो भी उसमें रेंट में कवर नहीं होता था। तो कल हमने हमने पढ़ा भैया कि अगर 50,000 रुपया पर मंथ रेंट और पार्ट से ज्यादा का अगर रेंटल पेमेंट हो रहा है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 5% के रेट पे, या 2% का रेट आएगा, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। सो दोस्तों दैट इज द सबसेट, दैट इज द स्मॉल, दैट इज 2.0 वर्जन ऑफ सेक्शन 194I। तो वैसे ही सेक्शन 194M जो है दैट इज द मिनी वर्जन ऑफ सेक्शन 194C, 194H, 194J। सो दोस्तों देखिए मैंने बहुत अच्छे से एक सीरीज बनाया है। अगर आपका इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है ना, जिसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट एक स्पेसिफाइड लिमिट तक है ना दोस्तों, तो उनको गवर्नमेंट ने ये बोला ठीक है, आप जो है उस सेक्शन में कंप्लाई मत कीजिए, आपको उस सेक्शन के हिसाब से हायर टीडीएस का रेट में डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। आपको हम कह रहे हैं जी आप एकदम कम रेट पे टीडीएस डिडक्ट कर लेना। अगर आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन या फीस फॉर प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस का नेचर होगा ना दोस्तों, तो उस केस में उन्होंने बोला कि आप उस हिसाब से आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टीडीएस का रेट क्या होगा, हमने कहा जी टीडीएस का रेट होगा 5%। आपको 5% टीडीएस डिडक्ट करना है, और 1 अक्टूबर 2024 से आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। अगर अमाउंट जो है वो 50 लाख रुपए तक है तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। देखो दोस्तों एकदम एकदम सिंपल सेक्शन है, एकदम सिंपल सेक्शन है। फिर मैंने देखिए एक बॉक्स यहाँ पर नीचे बना रखा है। इस बॉक्स में क्या लिखा है दोस्तों, देखिए इस बॉक्स में लिखा है फॉर द डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194A है ना, 194IB एंड सेक्शन 194M, द डिडक्टर आर नॉट सपोज टू टेक द 10 नंबर, ही कैन फाइल द फॉर्म 26QB, 26QC एंड फॉर्म 26QD। फॉर्म 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 26QD, फॉर्म 26QD जो है वो फाइल कर सकता है। अभी देखो ये जो सेक्शन है सेक्शन 194IA, दोस्तों क्या था सेक्शन 194IA, आप मुझे बताएंगे क्या? चलिए मैं आपका 5 मिनट वेट करता हूँ, आप मुझे बताएंगे क्या सेक्शन 194A क्या होता है? सेक्शन 194A क्या होता है? 194A इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल कंसिडरेशन जो होता था उसका बीच एवर इज हाइयर, हमको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता था एट द रेट 1%, 1% आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता था। तो इन्होंने बोला कि अगर 194I, 194I भी क्या होता था दोस्तों, बोलिए, मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में कृपया आप बताएं, क्योंकि आप रिवीजन करेंगे दैट इज मोर बेनिफिशियल देन आई एम टेलिंग। सेक्शन 194IB जो है, 194IB क्या बोलता है दोस्तों, 194IB बोलता था कि अगर स्मॉल 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 पर्सन है जो रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, जो रेंटल इनकम पेमेंट कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है, ठीक है, तो उस केस में आपको टीडीएस का रेट जो है 5% डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 194M क्या था, 194M इज अ मिनिएस्ट वर्जन ऑफ सेक्शन 194C, 194 मिनिएस्ट वर्जन, 194C, 194H एंड 194D, सॉरी 194H एंड 194J का स्मॉलेस्ट वर्जन है। तो इसमें आपको 5% या 2% विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अक्टूबर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला सेक्शन 194IA, 194IB एंड 194M के केस में ना, the deductor are not supposed to take the 10 number, he can file form 26QB, 26QC and 2QD within 30 days of the end of the deduction। तो डिडक्शन करने के आप जो है 30 डेज के अंदर में जो है ना, 30 डेज के अंदर में आप क्या कर सकते हैं, अपना एक 26QB, ये कहाँ से फाइल होता है दोस्तों, मैं आपको एक फॉर्म, चलिए आपको मैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा बता रहा हूँ कि होता कैसे है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, चलिए, ठीक है। हालांकि ये मतलब जस्ट फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज पर्पस है, ठीक है, ये दिस इज नॉट योर कोर्स का पार्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं ना आ जाता हूँ इनकम टैक्स की वेबसाइट, ठीक है, इनकम इनकम टैक्स पोर्टल, ठीक है। देखिए इनकम टैक्स पोर्टल में मैं आ गया दोस्तों, ठीक है। इनकम टैक्स पोर्टल में आने के बाद ना, ठीक है, इनकम टैक्स पोर्टल में आने के बाद दोस्तों आप लॉग इन करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना अपना पैन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप ना अंदर जाएंगे, ई फाइलिंग फॉर्म्स का एक सेक्शन होता है,
वहां पर फॉर्म 26 QB करके फाइल होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म 26 QB, ठीक है। चलिए मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे ना लॉग इन करना पड़ेगा अगर उसको करना है तो, ठीक है। और फॉर द पर्पस ऑफ प्रीवियसली आई कैन नॉट शेयर द डिटेल्स ऑफ माई क्लाइंट, ओके, ठीक है। तो मैं आपको एक फॉर्म दिखा देता हूँ, ये है फॉर्म 26 QB। देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा भी हुआ है ना, यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है देखो। ये देखिए ना दोस्तों, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 194IA, ठीक है। 194IA का जो फॉर्म होता है ना, 194I दैट इज इमोरल प्रॉपर्टी, इसमें ये वाला फॉर्म जो है फाइल होता है सब। दोस्तों देखिए आजकल सब डिजिटली हो गया है, तो कुछ भी फिजिकल नहीं है, पहले सब फॉर्म जो है ना फिजिकल जमा होते थे। और गवर्नमेंट ने बहुत ईज ऑफ कंप्लायंस कर दिया है, आप सिंपली जाएंगे अपने पोर्टल में, आप लॉग इन करके इसको फाइल कर सकते हैं, ठीक है। कौन फाइल करेगा दोस्तों? जो प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है, जो पेमेंट दे रहा है। टीडीएस का रूल यही तो है ना दोस्तों, जो पेमेंट करता है वो टीडीएस डिडक्ट करता है। सो दोस्तों दिस इज द सेक्शन 194N, दिस इज द, it is a great initiative of the government to know about the person who is withdrawing from their account, ठीक है। द पर्सन हु इज विड्रॉइंग फ्रॉम द अकाउंट, गवर्नमेंट वांट्स टू नो कितना पैसा निकाला, क्यों निकाला, है ना, कब निकाला। तो उन्होंने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेक्शन 194N, ठीक है। तो 194N क्या बोलता है? 194N इज द टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। अगर आप बैंक से जाकर के कैश विड्रॉल करते हैं ना, उसके ऊपर टीडीएस लगता है। अच्छा सर, मेरे को एक डाउट है सर, मेरे को ये जानना है कि सर ये टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल लिखा है कि ये डिजिटल पेमेंट्स पे तो नहीं है? आंसर इज नो। डिजिटल पेमेंट्स अगर आप एनईएफटी आरटीजीएस करते हो तो गवर्नमेंट के पास ट्रैकिंग है ना भाई साहब। लेकिन अगर आप पैसे निकाल रहे हैं ना अकाउंट से, तो गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपने कब कब कैश विड्रॉल किया। इससे बहुत माइन्यूट लेवल पे गवर्नमेंट आपकी ट्रैकिंग कर सकती है पेमेंट्स की, ठीक है। तो एक जनरल थंब रूल समझ लीजिए कि टीडीएस का जो इसमें डिडक्ट रहेगा, बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पोस्ट ऑफिसेस को टीडीएस डिडक्ट करना है दोस्तों। पेई कौन होगा? एनी पर्सन, ठीक है ना। टीडीएस रेट 2%। मैंने एक वर्ड लिखा है दोस्तों यहाँ पर, एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस। टीडीएस का रेट क्या होगा मेरे भाई? 2% टीडीएस का रेट होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ करके। अब दोस्तों ये स्पेशल केसेस है क्या, मुझे समझना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, उनका ये कहना है कि टीडीएस जो है आपको डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है अगर विड्रॉल आपका 1 करोड़ रुपए तक का हो रहा है इन एनी प्रीवियस ईयर। इफ द विड्रॉल इज मोर देन 1 करोड़ रुपए, देन टीडीएस ऑन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। तो उनका ये कहना है कि अगर कोई बंदा 1 करोड़ तक का अमाउंट विड्रॉ करता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी नहीं है मेरे भाई। बट उनका ये कहना है कि किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर टीडीएस विड्रॉल का जो अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। सर टीडीएस कितना डिडक्ट करना पड़ेगा? सपोज अगर किसी ने 1.5 CR विड्रॉ किया ना दोस्तों, तो 1 CR माइनस करने के बाद 0.5 CR जो बचेगा ना, इसके ऊपर 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सेस। ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? एक्सेस, ठीक है। अगर रिसिपिएंट दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो ये 1 करोड़ की लिमिट कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 करोड़ की लिमिट हो जाएगी। ओके, चलिए। अगर पेई ने अपना रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल नहीं किया होगा, अगर पेई ने अपना आरवाई फाइल नहीं किया होगा फॉर ऑल 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, फॉर एग्जांपल फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25, 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब 20-21, 22-23 एंड 21-22, अगर इन 3 सालों में उन्होंने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया होगा ना, तो उस केस में ओके, विड्रॉल अगर आपका 20 लाख रुपए से ऊपर होगा लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो 2%, और 1 करोड़ से ऊपर है 5% का टीडीएस काटने की लाइबिलिटी रखी गई है। दोस्तों मैं ना आपको ना लॉग इन करके एक दिखाता, मैं सोच रहा था एक बार आपको, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, लेकिन मैं ऐसे डेटा शेयरिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक दिखाता हूँ, ओके, ठीक है।
ये देखिए, देखिए यहाँ पर ना, ये जो है ना दोस्तों, आपकी रिटर्न फाइलिंग की चैप्टर है, ठीक है। आपकी सेक्शन 139, असेसीज रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, ऑफ इनकम कंपल्सरीली, मतलब जिनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। देखो, जब हम इस टॉपिक पे जाएंगे ना दोस्तों, तो बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको एक जनरल बात बता देता हूँ। अगर किसी पर्सन ने 1 करोड़ से ऊपर इन वन और मोर करंट अकाउंट विद द बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर किया हुआ है, या incurred 2 lakhs for himself or any other for travel or to a foreign country, or has incurred expenditure of more than 1 lakh toward the electricity consumption। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे अपने आर्टिकलशिप के पीरियड में अपने ऑफिस में ना दोस्तों, तो आपको आईटीआर फाइल करने के लिए ऑप्शन पूछता है वहां पे। सबसे पहला दोस्तों वो ये बोलता है कि क्या आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना दोस्तों मैंडेटरी है। क्या है? मैंडेटरी है, ठीक है। और अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट कर रखा है तो भी आपको अपना रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी है दोस्तों। विड्रॉ तो तभी करोगे जब डिपॉजिट करोगे, ठीक है। अगर आपने 3 साल तक अपना आईटीआर नहीं डाला ना, तो देखो टीडीएस कितने हाई रेट पे डिडक्ट होगा भैया। सीधा सीधा उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आपका टीडीएस जो है 20 लाख रुपए से ऊपर अगर आपने विड्रॉ किया दोस्तों, तो आपका हमने 2% टीडीएस डिडक्ट करना, और अगर 1 करोड़ से ऊपर का विड्रॉल है तो 5% टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये लोग कैश विड्रॉल करेंगे तो इनके 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 अमाउंट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आएगी दोस्तों। पहला, गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, अगर बैंक्स विड्रॉल करती है कैश, या व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर। दोस्तों व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर क्या होता है? व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर क्या होता है? आपके जो बैंक्स के एटीएम होते हैं, एटीएम चैनल्स होते हैं, उसमें जो नियर बाय ब्रांचेस रहती है वो जनरली उसको मेंटेन करती है। लेकिन अगर कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पर रिमोट लोकेशन पे एटीएम्स होते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए बैंक एक एक्सटर्नल वेंडर का सपोर्ट लेती है, जिसे हम कैश मैनेजमेंट सिस्टम या कैश मैनेजमेंट सर्विसेज भी कहते हैं। आपने देखा होगा एक जाली वाली गाड़ी रहती है, वो गार्ड्स वाली, जिसमें पैसे रखे होते हैं, वो एटीएम्स को मैनेज करते हैं। तो व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स एजेंसी जो है, ओके, अगर कैश विड्रॉल करेगी तो उनका टीडीएस डिडक्ट मत करना, क्योंकि दोस्तों इनका तो काम ही है कैश का मैनेजमेंट करना, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है बड़ा ही मतलब जनरल सा सेक्शन है। मैं आपको जस्ट ओरल एक बार फटाफट से इसको रिकैप करके डिस्कस कर देता हूँ। सेक्शन 194 पी, 194 पी क्या है? सेक्शन 194 पी इज द पी फॉर, पी फॉर, दोस्तों मैं ना पी फॉर का मतलब ना पेंशन इनकम मैं कंसीडर करता हूँ। होता क्या है ना कि सीनियर सिटीजन जो होते हैं, ठीक है, सीनियर सिटीजन जो होते हैं, सीनियर सिटीजन जो होते हैं, ठीक है, उनको रिलैक्सेशन देने के लिए ये वाला सेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। जिनकी इनकम जो है, ओके, उनकी जो है और कोई सोर्स से इनकम नहीं होती, केवल पेंशन नेचर की इनकम होती है, ठीक है। जिनकी एज 75+ ईयर्स होती है, ठीक है, उनको आईटीआर फाइलिंग रिक्वायरमेंट से सेक्शन 194 बी ने जो है ना एक प्रकार से रिलीफ दिया है, 194 पी ने एक प्रकार से रिलीफ दिया है, ठीक है। पी फॉर पेरेंट्स, पी फॉर वट एवर द थिंग, ठीक है, यू कैन रिमेंबर एज वेल, ठीक है। तो स्पेसिफाइड बैंक, ठीक है, स्पेसिफाइड बैंक क्या होता है? जिसको आरबीआई ने अपॉइंट कर रखा है इस पर्पस के लिए, ठीक है ना। स्पेसिफाइड बैंक क्या होता है? जिन स्पेसिफाइड बैंक मतलब जिसको आरबीआई ने अपॉइंट कर रखा है, ठीक है। अब इस कंडीशन, इस सेक्शन में क्या कंडीशन है देखो, हमने कहा कि ये जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना 75 ईयर्स के, और इनको ईज ऑफ कंप्लायंस देती है गवर्नमेंट 194 पी सेक्शन के माध्यम से, ठीक है। अगर उसकी केवल और केवल पेंशन इनकम है या इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम सेविंग और बैंक अकाउंट ओनली, है ना। और वो इंटरेस्ट अदर डिपॉजिट से नहीं आनी चाहिए, वो इंटरेस्ट केवल और केवल उसकी पेंशन इनकम के डिपॉजिट से आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, इनको क्या बोला गवर्नमेंट ने, देखो
अगर ये आईटीआर भी फाइल करेंगे, ठीक है, अगर ये आईटीआर भी फाइल करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जितना उनकी इनकम आएगी पेंशन पे तो नॉर्मली जो टैक्स लगना है वो टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन में क्या हुआ, आरबीआई ने नॉमिनेट कर दिया, आरबीआई ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड बैंक को कि जिस सीनियर सिटीजन की केवल पेंशन इनकम और अदर सोर्सेज से कोई इनकम नहीं है, ठीक है, तो वैसे लोगों को रिटर्न फाइलिंग करने की लायबिलिटी से बचाने के लिए उन्होंने क्या बोला, सीधा सीधा आप क्या करो, बैंक को बोला कि आप क्या करो, इनका टीडीएस डिडक्ट कर लो, ठीक है, जितना इनका टैक्स बनता है और हमको लाके जमा कर दो, ठीक है। तो हमने देखो लिखा भी है दोस्तों कि स्पेसिफाइड बैंक पेयर होगा और रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 75+ ईयर्स होगी दोस्तों, वो 75 ईयर्स या उससे ज्यादा की एज होगी, वही इसके लिए एलिजिबल होगा। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ इनकम ऑफ पेंशन नेचर एंड नो अदर इनकम एक्सेप्ट इंटरेस्ट इफ ही हैज सबमिटेड द डिक्लेरेशन टू द स्पेसिफाइड बैंक इन द फॉर्म 12BBA। अगर उसने 12BBA फॉर्म में डिक्लेरेशन फाइल कर दिया कि मेरी पेंशन और अदर इंटरेस्ट इनकम के अलावा और कोई इनकम नहीं है, तो बैंक क्या करेगी, once the declaration has been submitted then the bank shall calculate the tax, consider the deduction under section 80C to 80U when he opt out for section 115BAC, ठीक है। वही नॉर्मल जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, सेम उसी टाइप से बैंक आपका उनका टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कर देगा और उनको रिटर्न फाइलिंग करने की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। This section is एकदम plain section, plain vanilla section, only just for the purpose of making the ease of compliance to the senior citizen, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन पे मूव करना है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में और इंस्टीट्यूट का फेवरेट है ये सेक्शन, ठीक है। चलिए, हमने करना है जी सेक्शन 194 क्यू। व्हाट सेक्शन 194 क्यू, क्यू फॉर क्वांटिटी या क्यू फॉर क्वालिटी करके आप इस सेक्शन को रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वालिटी किस में होती है, गुड्स में होती है, ठीक है। तो टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू मोर देन 50 lakhs इन द फाइनेंशियल ईयर। तो उनका ये कहना है, अगर कोई बायर जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होगा, ठीक है, अगर वो रेसिडेंट सेलर को पेमेंट कर रहा है तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना है @ 0.1% ऑफ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज, ठीक है ना। अगर उसने पैन फर्निश नहीं किया, मेरी बात समझिएगा, टीडीएस के बाकी सेक्शंस में जहां पे पैन फर्निश नहीं होता था वहां पे हायर टीडीएस का रेट होता था 20%, लेकिन इस सेक्शन में हायर टीडीएस का जो रेट होगा वो केवल और केवल 5% होगा और ओरिजिनल जो रेट है वो 0.1% ऑन द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs। सर मैंने ना अपने मैं बायर हूँ सर, मैंने ना सामान परचेस किया, मैंने अपने सेलर को पेमेंट कर रहा हूँ 51 लाख का, तो मुझे क्या सर 51 लाख का 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना है? आंसर इज नो। आपको डिडक्ट करना है 1 लाख रुपीज पे इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। 50 लाख से जितना अमाउंट एक्सीड होगा उस पर टीडीएस कटेगा। देखो, अगर टीडीएस जो है कोई और सेक्शन में डिडक्ट होता है और अगर यार टीसीएस सेक्शन 2061H में कलेक्ट हो रहा है दोस्तों, व्हाट इज सेक्शन 2061H का मतलब होता है जैसे कि टीडीएस में लायबिलिटी बायर के ऊपर होती है ना, टीसीएस की लायबिलिटी सेलर के ऊपर में होती है। किसी सेलर का टर्नओवर अगर लास्ट ईयर 10 करोड़ से ऊपर होगा तो उनको भी टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है @ 5%। समझ में आई मेरी बात दोस्तों? तो अगर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे तो उनको ये बोला गया कि आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। देखो, if in any particular transaction the TDS and TCS both are applicable then TDS would be deducted। अगर 206C1H जो सेलर अगर टीसीएस कलेक्ट कर रहा होगा तो बायर को पेमेंट करते समय टीडीएस डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन पर्टिकुलर सेक्शन ऑन विच सेक्शन 206C1H, ठीक है, 1F एंड 1G, ठीक है, व्हाट इज एफ, व्हाट इज जी, पढ़ेंगे आगे टीसीएस में, बहुत इजी है। मोटर व्हीकल की सेल, ठीक है, मोटर व्हीकल्स की सेल, तेंदू लिफ्ट की सेल, ठीक है, अगर वहां पे ये सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं, पार्किंग फीस वगैरह के जो पेमेंट्स होते हैं, ठीक है, वहां पे अगर टीसीएस कलेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपको टीडीएस सेक्शन 194 क्यू में डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उस सेक्शन देखो, टीसीएस जो है स्पेसिफाइड नेचर की पेमेंट पे एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पे जनरल बोला हुआ है, यहाँ पे जो टर्म्स बोला हुआ है कि माल बिक रहा है, पैसे दे रहे हैं तो आपने टीडीएस डिडक्ट करना है अगर आपकी लिमिट से ज्यादा टर्नओवर जा रही है तो। लेकिन टीसीएस में भी वही टीसीएस कलेक्ट करना है सेलर को, लेकिन एक स्पेसिफाइड नेचर की ट्रांजैक्शन जैसे टोल प्लाजा, पार्किंग फीस, माइनिंग एंड क्यूरी लाइसेंस, लाइक दैट। क्लैरिटी, टीडीएस ऑन अंडर सेक्शन 194Q would be deducted on taxable value not on the GST value। दोस्तों, इनवॉइस जो वैल्यू बनता है उसमें
टीडीएस भी, सॉरी, उसमें जीएसटी का भी अमाउंट भी होता है और टैक्सेबल वैल्यू भी होता है। तो उन्होंने ये बोला कि टीडीएस की जो फिगर होगी, देखो मैंने आपको डे वन में बताया था कि टीडीएस जो है वो इनकम की नेचर का टैक्स है, ठीक है। तो जीएसटी का जो एलिमेंट होता है ना दोस्तों, बिल वैल्यू पे, उस पे आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। हाउएवर ऑन एडवांस टीडीएस बोला, ये जो ऊपर लिखा मैंने एडवांस, हाउएवर ऑन एडवांस टीडीएस वुड बी डिडक्टेड ऑन फुल वैल्यू। एडवांस में आपको थोड़ी ना पता है एक्चुअल क्या बिलिंग होने वाली है, ठीक है। चलिए, इन केस ऑफ परचेस, इन केस ऑफ परचेस द सेलर आर नॉट सपोज टू रिटर्न द टीडीएस अमाउंट, ठीक है, रादर कैन बी एडजस्टेड अगेन द फ्यूचर रिसीवेबल। दोस्तों अब एक बात बताओ, आपने माल का पेमेंट किया, ठीक है, एक कुछ माल आप बाद में वापसी भी तो करेंगे ना, तो टीडीएस का पैसा तो आपने उसके बिहाफ में गवर्नमेंट को जमा कर दिया है, तो वो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि जो एडजस्ट कर लेना आगे के रिसीवेबल्स में, ठीक है। टर्नओवर का मतलब बोला गया कि अगर जैसे एक उन्होंने बोला इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी बिजनेस, अगर किसी भी बिजनेस का पहला साल है इनकॉर्पोरेशन का, तो उनका ये कहना है कि जी आपको उस साल ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मतलब सर, मतलब आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, समझ में आई मेरी बात? चलिए, टर्नओवर का मतलब होता है बिजनेस टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब यहाँ पे बोला गया बिजनेस टर्नओवर, अगर बिजनेस रिसिप्ट शुड बी इग्नोर। चलिए, समझ में आई मेरी बात? अब सेक्शन 194 आर है। 194 आर जो है नथिंग बट, आर मतलब रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब परक्यूजिट, मैं तो यही बोलता हूँ। तो एनी बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट वेदर और नॉट कन्वर्टेबल इन कैश, अगर आपको कोई बेनिफिट या परक्यूजिट मिल रहा है जो कैश में कन्वर्टेबल हो या ना हो, ठीक है, तो आपको, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है जिनकी एक टर्नओवर, अगर आप इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है, ठीक है, नॉट बीइंग द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हैविंग द टर्नओवर अप टू सर्टेन लिमिट, तो आपको एट द रेट 10% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अगर रेसिडेंट वैल्यू को पेमेंट कर रहे हैं। इफ द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट इज अप टू 20K, 20K मतलब 20,000 रुपया से ज्यादा का अगर आपने बेनिफिट का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। If the value of the perquisite is not in a cash, then the facility shall be extended only when the payer has collected the TDS from pay। मतलब अगर मान लीजिए आप जो उसको बेनिफिट दे रहे हैं इज नॉट कन्वर्टेबल और नॉट एक्सप्रेसिबल इन द टर्म्स ऑफ मनी, दैट, या मैं बोल सकता हूँ कि दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो पेमेंट करेंगे ना, तो आपको ये बोला गया कि उसको बेनिफिट एक्सटेंड करने से पहले ना दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उससे टीडीएस का अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, और टीडीएस का अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद ही आप उसकी प्राइस मनी रिलीज करेंगे। ये सिमिलर चीजें हमने ना सेक्शन एक पढ़ा था 194B जिसमें विनिंग इनकम आती थी, तो उसमें भी जो है, ओके, सिमिलर बातें बोली गई थी। समझ में आई मेरी बात? सो दोस्तों, दिस कंप्लीट्स फ्यू सेक्शंस ऑफ द टीडीएस टॉपिक। मैं आपको बताऊं 194 आर जो है ना, ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था यूनियन बजट 2022 में, ठीक है। अभी उन्होंने बोला कि अगर इंडिविजुअल को कोई मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होता है, ठीक है, ठीक है, इन द बिजनेस और इन द प्रोफेशन, ठीक है, नॉन मॉनेटरी गिफ्ट्स, पर्क, इंसेंटिव, ठीक है, तो उस केस में इसका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। देखो होता क्या था दोस्तों, क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, मेडिसिन की कंपनी है या मोबिल की कंपनी, इंजन ऑयल वगैरह डालते हैं ना, अब उस कंपनी ने किसी को भी बेनिफिट एक्सटेंड किया सपोज, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई होता है कहीं के किसी किसी का निकल जाता है, कुछ इनाम निकल जाता है, लकी ड्रॉ टाइप का निकल जाता है, उसको विनिंग इनकम थोड़ी ना बोलेंगे, वो विनिंग इनकम नहीं है एक्चुअली, वो जैकपॉट लॉटरी थोड़ी ना है। तो उसमें क्या होता है कि वो आपको एक ऑफर देते हैं कि आपको 4 डेज 3 नाइट का एक हॉलीडे पैकेज हम दे रहे हैं। अब मान लीजिए उस पैकेज की एग्जैक्ट जो परक्यूजिट की वैल्यू होती है, वो अगर मान लीजिए एक सपोज 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए के लिए, तो होता क्या था दोस्तों, ये कंपनी क्या होती थी, खर्चे क्लेम करती थी कि भाई हमने तो अपने कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए इस ऑफर्स को एक्सटेंड किया है। बट लोग क्या होता था, वो बेनिफिट उठा भी लेते थे, उसके उसके आनंद भी लेते थे और साथ में उसकी कोई टैक्स पे नहीं करते थे। जबकि पीजीबीपी के सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन में लिखा हुआ है एनी गिफ्ट ऑफ परक्यूजिट अराइजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन शैल बी टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी, ठीक है। तो ये सेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि मान लीजिए अगर कोई 4 डेज एंड 3 नाइट का
हॉलीडे पैकेजेस किसी को गिफ्ट कर रहा है जिसकी मार्केट वैल्यू आज के डेट में 30,000 रुपीज है, तो वो 10% टीडीएस काट के देगा। तो गवर्नमेंट को ये पता चल गया दोस्तों, गवर्नमेंट को ये पता चल गया कि इस पर्सन को कोई बेनिफिट एक्सटेंड किया गया है, और अकॉर्डिंगली वो पीजीबीपी के हेड में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द टीडीएस नंबर, टीडीएस सेशन नंबर 4। ठीक है, मैं आपको नोट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब, कमेंट, है ना, एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, और मैं आपके साथ ऐसी अपडेट्स शेयर करते रहूंगा। थैंक यू दोस्तों।